ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम लोग की फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी, उसका जो है पार्ट 31 सॉल्व करेंगे। जल्दी हम लोग अपने मंजिल की तरफ करीब पहुंच रहे हैं और आप लोगों का ज्यादा पार्ट अब बचा हुआ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज के सेकंड ईयर के लिए एमसीक्यू सीरीज जो था, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? www.globalit.org इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो इसमें लगभग होगा ना 34 पार्ट बनेगा। 31 पे चल रहे हैं, 3 वीडियो और रह जाएगी। काफी लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि सर कितने पार्ट अपलोड होगा, कितने अपलोड होगा। तो जो फिटर सेकेंड ईयर है इसमें आपके लगभग 34 पार्ट अपलोड होंगे और फर्स्ट ईयर वालों में 32 है। चलिए, तो ये जानकारी आपको मिल गई होगी। पीडीएफ का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स कंपटीशन को नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल फोन के राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना वहां क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, इसके नीचे कई सारे ऑप्शन होंगे जहां आपको फिटर थ्योरी लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक करना है। नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, आप सेकंड ईयर के हैं, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ ना फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन। तो इस पर आप लोग क्लिक करके किसी भी पार्ट पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है। मतलब ऐसे गियर जो कम गति पे धीरे धीरे चलते हैं और ओपन हो, वो चीज इसमें नहीं लिखा हुआ, जो मैं अपनी तरफ से बोल दे रहा हूं आपको कि कम गति पे चले और ओपन गियर हो, तो उसके लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए कैसा, मतलब किस टाइप से किया जाता है, यह पूछ रहा है। जो यहाँ पे सिस्टम दे रखा है, लुब्रिकेटिंग का मतलब आप समझ ही रहेंगे। किसी भी गियर वगैरह हो या फिर बियरिंग हो, उस पे जो स्नेहन किया जाता है, ऑयल डाला जाता है, जिससे कि पार्ट आपस में घिसे ना, स्मूथली चल सके। ठीक है, वही हमारा स्नेहन होता है, लुब्रिकेशन होता है। तो चलिए, यहाँ पे अब बात कर रहा था भाई कम गति वाले गियर के लिए ऑयल पंप क्या होता है। देखिए, ऑयल पंप ना एक तरह से यह प्रेशर, आपको ये चीज मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं, हल्का सा अभी फिर से बता देता हूं। हालांकि मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि हमारे जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम होते हैं 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है। उसके बाद बारी आती है किसकी? इसके बाद बारी आती है हमारा प्रेशर फीड या फिर फोर्स फीड, दोनों को बोलते हैं ना, प्रेशर फीड या फिर फोर्स फीड। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है स्प्लैश फीड सिस्टम। क्या होता है हमारा? स्प्लैश फीड सिस्टम। ये 3 चीजें हैं हमारे पास, ग्रेविटी फीड, प्रेशर फीड और फोर्स फीड, स्प्लैश फीड सिस्टम। ये 3 सिस्टम है, इन्हीं के आधार पे हमारा लुब्रिकेटिंग किया जाता है। तो जो ऑयल पंप है हमारा, ऑयल पंप क्या करेगा? ऑयल पंप प्रेशर के साथ, जैसे हम हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़े थे ना, वहां भी हमारा पंप लगा होता था जो लिक्विड को खींचता था, तेल को खींच करके फिर आगे पाइपलाइन में प्रेशर के साथ भेजता था। तो यहां भी वही है कि जहां पे हमें कंटिन्यू लुब्रिकेटिंग करना, मतलब लगातार लुब्रिकेशन करना, तो पंप चलेगा तो इधर से तेल उठाएगा और उधर लगातार फेंकता रहेगा, और वो बियरिंग वगैरह से होकर के फिर उसको रास्ता बनाया जाता है कि वह फिर वहां से तेल गिरे और वापस कहां फिर आकर के टैंक में इकट्ठा हो जाए, फिर पंप खींच करके फिर इसको वहां पहुंचा देगा। तो इस तरह का सिस्टम हमारा चलता रहता है। तो ऑयल पंप किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ऑयल पंप लगातार कंटिन्यू, जहां पे हमें लुब्रिकेटिंग करना हो तो सतत लगातार लुब्रिकेटिंग करने के लिए ऑयल पंप यूज किया जाता है। और क्योंकि जब तेल को उठा करके प्रेशर के साथ भेजता है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रेशर वाले में रख सकते हैं, किसमें? प्रेशर फीड या फोर्स फीड में हमारा ऑयल पंप हो जाएगा। स्प्लैश प्रकार का क्या होता है? तो देखिए, स्प्लैश में क्या होता है? छिटक करके, जहां पे लुब्रिकेटिंग छिटक करके हो, पार्टों पे कैसे तेल छिटक करके जाए, कैसे जाएगा? तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक पार्ट होता है, एक तत्व होता है जिसको तेल में, इसमें तेल भरा रहता है और इस तेल में इस पार्ट को लटका दिया जाता है। जब ये शाफ्ट वगैरह चलती है तो ये पार्ट हिलता रहता है, तेल से टकराता है, जिससे तेल छिटक करके पार्टों पे लुब्रिकेशन करता रहता है। तो ये स्प्लैश फीड के अंतर्गत आ जाता है। स्प्लैश फीड में ही हमारा रिंग ऑयलिंग वाला भी आता है। कौन सा वाला? रिंग ऑयलिंग वाला भी स्प्लैश फीड के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हम लोग क्या किए थे, एक शाफ्ट पर एक रिंग डाल देते थे और नीचे तेल कुंड में भरा रहता था। शाफ्ट चलती थी तो उससे टकरा करके रिंग भी घूमती थी और तेल से टकरा करके वो छिटक करके स्नेहन करता था। ग्रेविटी फीड सिस्टम, तो देखिए ग्रेविटी फीड सिस्टम में कौन सा आता है? तो ग्रेविटी फीड मतलब जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जैसे कि यह वाला है, कौन सा? यह वीक फीड वाला है। कौन सा वाला है? वीक फीड वाला। ऑयल कैप एक होता है कि ऑयल कैप वाला हो या फिर वीक फीड वाला हो, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? ग्रेविटी वाले में आएंगे।
ठीक है। वीक फीड में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें हमारा तेल भरा हुआ और इसमें एक बत्ती डाल दी जाती है, या आपके कपड़े की रुई की किसी की बनी हो सकती है। तो ये क्या करेगा, तेल को सोख करके नीचे बूंद बूंद टपकाता रहता है। तो तेल नीचे क्यों टपकता है भाई, कोई भी चीज नीचे गिरती है पृथ्वी पे ग्रेविटी की वजह से ना, आर्म टूट करके नीचे गिरा, न्यूटन ने नियम दिया, तो वही ग्रेविटी का नियम था हमारा। तो यहाँ पर भी जो तेल वगैरह है इसको यह एब्जॉर्ब करता है, सोखता है और नीचे बूंद बूंद टपका करके लुब्रिकेटिंग करता होता है। किस वजह से यार बूंद बूंद टपक रहा है, ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए वीक फीड लुब्रिकेटिंग को ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। लास्ट है आपका ऑयल कैन टाइप और ब्रश, ऑयल कैन, ठीक है, ऑयल कैन टाइप या ब्रश टाइप वाला। तो जो ये ऑयल कैन टाइप या ब्रश वाला, यही वाला हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, कम गति वाले गियर के लिए। ऑयल कैन को हम हाथ से ऐसे दबाएंगे तो एक तरह से वो भी प्रेशर देगा ना। ऑयल कैन देखिए इसमें क्या है, इस तरह से ऑयल कैन आपने देखा होगा, इसमें ऑयल भर देते हैं और यहाँ स्विच टाइप इसको ऐसे दबाते रहते हैं, लीवर टाइप का। इसको दबाएंगे, जितनी बार दबाएंगे उतनी बार तेल फेंकेगा बाहर, नहीं दबाएंगे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर भी एक तरह से हम प्रेशर दे करके निकाल रहे हैं, तो ये भी प्रेशर फीड वाले में ही आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है ब्रश के द्वारा। ब्रश आपका जो नॉर्मल पेंट वाला ब्रश होता है ना, उस टाइप का ब्रश लेते हैं, तेल में डुबोते हैं। क्योंकि देखिए बोला कम गति वाले गियर धीरे धीरे चल रहे, इसलिए आप आसानी से ब्रश से भी इस पे लुब्रिकेटिंग कर सकते हो। मतलब ब्रश को आप जैसे ब्रश को पेंट में डुबो करके पेंट करते हो, तो वैसे ही ब्रश को आप लोगे उसी को और किसमें ऑयल में डुबो दोगे और उसको निकाल करके आराम से गियर के ऊपर लगा दोगे। तो ये दोनों टाइप किसके अंदर किसके लिए होते हैं, तो ये ऑयल कैन टाइप वाला ब्रश वाला हम लोग कम गति वाले गियर को स्नेहन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर हमारा यह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक क्या है। देखिए ये जो प्रतीक दिखाया गया ना, ये लुब्रिकेटिंग को एक सिस्टम को दर्शाने का एक तरीका है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे देखिए कौन सा है, जो वृत्त है, जो गोला बना हुआ ना वृत्त है, ये डेली मतलब अगर कहीं पे हमें डेली लुब्रिकेटिंग करना है डेली के लिए, तो उसको इस गोले के सिंबल द्वारा दे। अगर कहीं पे गोला बना हुआ है इसका मतलब इस जगह पे हमें डेली लुब्रिकेटिंग करना है। ठीक है, अगर कहीं पे त्रिभुज बना हुआ है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे वीकली करना है, वीकली लुब्रिकेटिंग करना। और इसको पूछ रखा है एक्स के रूप में, मतलब यह चतुर्भुज वाले को पूछ रखा है। चतुर्भुज वाले में क्या होता है, हमें मंथली करना होता है। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार इसे क्वेश्चन बदल बदल के किसी को भी पूछेगा। आपकी यह वाला क्वेश्चन जो है ना, आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछता है। ITI को ही छोड़िए, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है देखिए वृत्त हो गया हमारा, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया या वर्ग हो गया, और यहाँ पे हेक्सागोनल वाली आकृति षष्ठभुज बना हुआ है, हेक्सागोनल बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, तो यह हमारा होता है ना फ्रीक्वेंसी के लिए, शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए, बारंबार के लिए कोई एक अलग फ्रीक्वेंसी पे जो है निश्चित समय पे बार बार जो किया जाता है, तो उसके लिए होता है। ठीक है, ठीक है। कई बार यह भी पूछ लेता है ना कि इसका कलर पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए वृत्त वाला है डेली वाला, तो इसको किस कलर से हम दिखाते हैं, कलर वाला भी हम लोग आपको बता ही देते हैं। इसको हम लोग दिखाते हैं ब्लू कलर से। किसके कलर से, ब्लू कलर से। जो वीकली वाला होता है इसको रेड कलर से, सॉरी ग्रीन कलर से होगा, है ना। जो वीकली वाला होगा इसको ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। जो हमारा मंथली वाला होता है इसको रेड कलर से दिखाया जाता है। और जो शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए इसको पर्पल कलर से, बैगनी। पर्पल का मतलब क्या, बैगनी। ठीक है, बाकी रेड का मतलब लाल, और ग्रीन का मतलब हरा, और ब्लू का मतलब नीला। तो कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि जो वीकली वाला हमारा लुब्रिकेटिंग है उसको किस कलर से दिखाते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि भाई अगर वृत्त है तो डेली, और डेली वाला ब्लू कलर से रहता है, ठीक है, और वीकली वाला ग्रीन कलर से, मंथली वाला रेड कलर से, शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी वाला बैगनी कलर से। तो ये कलर हो गए, और कौन सा किसके लिए यूज हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ भी पूछा किसको था, इसको एक्स दिखा करके पूछ रखा था भाई ये किसके लिए, किसके लिए, मंथली के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं या तो कि जैसे भाई ये वृत्त दिख रहा है, वृत्त सूरज के जैसा दिख रहा है, सूरज आपका डेली उगता है। भाई वृत्त कैसा दिख रहा है, सूरज के जैसा दिख रहा है। सूरज क्या होता है, सूरज आपका डेली उगता है, तो यह डेली के लिए हो जाएगा। यह कैसा है, तो देखिए यह वृत्त था, समझ लीजिए त्रिभुज है,
तो भाई अगर आप देखा जाए, अगर आप समय की बात करेंगे तो आप सबसे पहले डेली की बात करोगे, डेली के बाद वीकली की बात आएगी, वीकली के बाद महीने की बात आएगी, महीने के बाद जो है आपका कोई फ्रिक्वेंटली आप कोई दिन चुन सकते हो। तो ऐसे भी आता है, देखो वृत्त जब 3 भुजा है तो वीकली 4 हो गया, तो मंथली 6 हो गया, तो शेड्यूल फॉर मतलब बढ़ता जा रहा है। वीकली में 3 4 हो गया तो वीकली के बाद क्या आएगा, मंथली आएगा, मंथली। तो इस तरह से थोड़ा याद रहेगा कि जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह से यहाँ डे वाला भी बढ़ता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है स्नेह का वह गुण क्या है कि वह तेल से वाष्प निकलता है, मतलब किस वजह से तेल से वाष्प जो निकलने लगता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबकी बात करेंगे। हालांकि ये पहले भी बात हो चुका है। विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता क्या होता है, तो श्यानता तेल के गाढ़ेपन को एक तरह से दर्शाती है। कोई तेल जितना ज्यादा गाढ़ा है उसकी श्यानता उतना अधिक है। या फिर आप कह सकते हो कि जब तेल बहता है ना तो उसकी तेल की जो परतें होती हैं एक दूसरे को बहने का विरोध करती है। जो वो विरोध कर रही है, जो परतों में आपस में, तेल के परतों में आपस में घर्षण हो रहा है, जो विरोध कर रही है, वही हमारा क्या होती है, श्यानता होती है। ठीक है। फायर पॉइंट क्या होता है, तो वह पॉइंट जिस पर हमारा लुब्रिकेंट जो है आग पकड़ ले, जिस पर हमारा स्नेहन आग पकड़ लेता है जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट हमारा फायर पॉइंट कहलाता है। पोर पॉइंट क्या होता है, तो वह निम्नतम तापमान, जिस पर हमारा लुब्रिकेशन फ्लो हो सके, बह सके। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ का कारखाना है, वहां पे आप लुब्रिकेशन नॉर्मल और लुब्रिकेटिंग यूज करने जाओगे, स्नेहन यूज करने जाओगे, लुब्रिकेशन यूज करने जाओगे, तो क्या होगा, वो जम जाएगा ना, क्योंकि बर्फ के कारखाने में टेम्परेचर, भाई वहां मशीनों में बर्फ वगैरह टेम्परेचर डाउन रहेगा। तो हमें वहां पे ऐसा लुब्रिकेंट चाहिए होता है जो क्या निम्नतम तापमान पर भी बह सके, फ्लो सके। क्योंकि भाई अगर लुब्रिकेटिंग में अगर तेल में फ्लो ही नहीं रहेगा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ऑयल हमारा फ्लो हो सके, बह सके, वही क्या उसका पोर पॉइंट कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि तेल गाढ़ा होने के बावजूद भी हमारा बहने की क्षमता रख रहा हो, वह पोर पॉइंट की वजह से। ठीक है। फ्लैश पॉइंट क्या है, तो यही है कि वह तापमान जिस पर तेल हमारा स्नेहन वाष्प के रूप में, गर्म होने के बाद वाष्प के रूप में बदलना, जिस टेम्परेचर पे वह वाष्प के रूप में बदलना प्रारंभ कर देती है, वही उसका क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि भाई वाष्प के रूप में किसमें बदलता है, फ्लैश पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रख रखाव प्रति की फ्रीक्वेंसी क्या है। भाई ये रख रखाव का कौन सा वाला है, मैंने आपको बताया था, अगर गोल बना हुआ, गोल मतलब सूरज मतलब डेली उगता है, तो डेली के लिए हमारा क्या होता है भाई, वृत्त बना होता है। मंथली के लिए इसके बाद सॉरी डेली के बाद वीकली आएगा, तो वीकली के लिए हमारा त्रिभुज बना होता है। ठीक है। महीने के लिए हमारा चतुर्भुज बना होता है या वर्ग बना होता है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा हेक्सागोनल। सबका हो गया। कलर भी मैंने बता दिया था, डेली वाला हमारा जो है यह किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। वीकली वाला या ब्लू था, या वीकली वाला था हमारा ग्रीन था, जो हमारा मंथली था रेड कलर का था, और जो फ्रिक्वेंटली वाला था पर्पल कलर का था, बैगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा टूथ टाइप लाक वाशर का नाम क्या, मतलब यह वाशर दिखाया गया है टूथ टाइप, मतलब यह नॉर्मली आप वाशर देखते हैं इस टाइप से होता है, बीच में होल रहता है और ऐसे चौड़ा सा वाशर होता है। लेकिन ये टूथ टाइप वाला है, मतलब इस पर दांते कटे हुए, इस वाशर पर क्या है, दांता कटा हुआ है, टीथ बना हुआ है। तो यह कहां यूज किया जाता है कि टूथ टाइप लॉक वाशर, मतलब यह वाशर यूज किए जाते हैं कि यह नट बोल्ट को लॉक कर दे, कि जब हमारा मशीन चले, उसके पार्ट्स वगैरह में वाइब्रेशन हो तो हमारे नट बोल्ट खुले नहीं। उनको लॉक करने के लिए नट बोल्ट हमारा वाइब्रेशन के समय खुले नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टूथ टाइप लॉक वाशर यूज करते हैं। यह अलग अलग टाइप का है। पहला है इंटरनल टाइप। इंटरनल टाइप मतलब जिसमें अंदर दांते कटे हुए, यह वाला जैसे हो गया। इसका कहां यूज करते हैं, तो इंटरनल टाइप वाला यूज करते हैं स्मॉल हेड स्क्रू के लिए, जो मतलब स्क्रू जिसका हेड छोटे हो, स्मॉल हेड स्क्रू के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एक्सटर्नल टाइप जिसमें बाहर दांता, देखिए इसमें वाशर के क्या था, वाशर के अंदर दांता कटा हुआ था, इंटरनल टाइप। एक्सटर्नल टाइप कब होगा, तो देखिए इसमें वाशर के बाहर दांता कटा हुआ है, तो एक्सटर्नल टाइप हो जाएगा। मतलब ये वाला कौन सा हो गया, एक्सटर्नल टाइप वाला हो गया। जहां पे अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है ना, वहां पे इसको यूज करते हैं, अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए, अत्यधिक प्रतिरोध। ठीक है। उसके बाद आता है काउंटर सिंक टाइप। यह जो काउंटर सिंक टाइप वाला है, यह वाला फिगर है, इस टाइप का जो ऐसे ऊपर को मतलब बाउल की तरह, कटोरी की तरह उभरा हुआ ऊपर को ऐसे बना हुआ होता है, इसको हम लोग काउंटर सिंक टाइप वाशर कहते हैं। इसका यूज किया जाता है हमारा किसके लिए, तो यह यूज किया जाता है फ्लैट व ओवल टाइप हेड स्क्रू के लिए, ओवल टाइप हेड स्क्रू के लिए।
मतलब जिसका हेड कैसा हो, या तो हेड फ्लैट हो हमारा या ओवल टाइप, ओवल का मतलब अंडाकार आकृति का हो, उनके लिए हम लोग काउंटर सिंक टाइप का वॉशर यूज करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कहां यूज करते हैं? देखिए इंटरनल, इसमें क्या था, इंटरनल था अंदर दांते कटे थे, एक्सटर्नल था सिर्फ बाहर दांते कटे थे। ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों है, मतलब इसमें अंदर और बाहर इस वॉशर में दोनों तरफ दांते कटे हुए। बहुत आसान है यार, जो इसका नाम है वही काम है। इंटरनल अंदर दांते, एक्सटर्नल बाहर दांते, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाहर अंदर दोनों दांते। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप का हो गया हमारा वॉशर। और इसका यूज कहां किया जाता है? तो जब होल का साइज अपनी साइज से बड़ा हो जाए, होल का साइज अपनी साइज से बड़ा हो जाए, होल का साइज अपनी साइज से बड़ा हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वीक फीड स्नेन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है, किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? मैं आपको स्टार्टिंग वाले ही क्वेश्चन में, जब पहला क्वेश्चन आया था तभी मैंने बताया था कि हमारे जो स्नेन प्रणाली है भाई 3 टाइप की है। कौन कौन सी? ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड या प्रेशर फीड, और तीसरा जो है स्प्लैश फीड है। ग्रेविटी फीड में जो ऑयल कप से मतलब तेल टपक के गिर रहा हो, या वीक फीड मतलब बत्ती डाल देते हैं और उससे तेल टपक करके गिरता है, दोनों ग्रेविटी फीड में आते हैं। मैंने फिगर भी दिखाया था और इसकी बात भी हुई थी वीक फीड वाले की। तो मतलब वीक फीड स्नेन किस प्रणाली के अंतर्गत आएगा? ग्रेविटी फीड में आएगा। वीक फीड का यह फिगर हो गया हमारा वीक फीड प्रणाली का। ठीक है, हैंड फीड, तो देखिए यह वाला हैंड फीड का फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हैंड पंप लगा हुआ है, हैंड पंप टाइप का, जैसे हैंड पंप लगा होता है उसी टाइप से यह भी है। इसको हम लोग हाथ से दबाएंगे, इसलिए हैंड फीड कह रहा है। हाथ से दबाएंगे, यहाँ पे इसमें ऑयल इकट्ठा रहता है, इस टैंक में ऑयल रहता है। जब यहाँ हाथ से दबाते हैं तो जैसे हैंड पंप चलाते हैं, हाथ से दबाते हो पानी खींच करके बाहर फेंक देता है, वैसे जब इसको दबाएंगे तो यहाँ तेल से जुड़ा हुआ है, तो यह तेल को खींचेगा और इस लाइन में भेज देगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस टाइप से पाइप लटकाई गई है, कहां पे? बियरिंग्स के ऊपर। तो जैसे ही आप दबाओगे यहाँ से तेल खींच करके यहाँ यह टपकाने लगेगा और यह बियरिंग के ऊपर गिर करके लुब्रिकेटिंग होने लगेगा। ठीक है, तो चूंकि हमने हाथ से दबाया और प्रेशर दे करके इसको भेजा, तो यह हमारा किसके अंतर्गत आएगा? फोर्स फीड या प्रेशर फीड के अंतर्गत। यह जो हैंड फीड का फिगर यह है, और यह किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा हमारा फोर्स फीड या प्रेशर फीड के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, स्प्लैश फीड जिसमें छिटक छिटक कर स्नान होता है, जैसे कि यह फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लटक गया है, पार्ट हमारा तत्व लटका हुआ है और यहाँ नीचे तेल में ऑयल में टकराता रहता है, छिटक करके स्नान होता रहता है। रिंग ऑयलिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रख रखाव प्रति की फ्रीक्वेंसी क्या है? कौन सा है भाई? गोल है, गोल कैसा? सूरज जैसा। सूरज डेली उगता है तो याद रहेगा तुरंत कि ये वाला सही हो जाएगा। किस कलर का भाई डेली वाला हमारा रहता है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, किस कलर का रहता है? ब्लू कलर का रहता है। बाकी वीकली वाला के लिए बार बार बताने की जरूरत नहीं मुझे लग रहा, और इसके लिए चतुर्भुज टाइप का मंथली के लिए, और इसके लिए जो है हेक्सागोनल। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि कौन से गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? क्या कह रहा है? विच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली व्हाइल पोर्ड। ठीक है, जब हम डाल रहे हैं स्नेहन को तो उस टेम्परेचर पे आराम से बह सके। भाई देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, स्नेहन अगर स्नेहन हमारा जो है लुब्रिकेंट जो हमारा जम जाएगा तब तो किसी काम का ही नहीं। मेन है भाई स्नेहन तो तभी अच्छे से जब जितना अच्छा उसका फ्लो होगा कि कहीं पे आप डालो तो तुरंत वहां पे परत बन करके फैल जाए, तभी स्नेहन अच्छे से काम करेगा। तो वही कह रहा है कि वह कौन सा गुण बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? देखिए ऑयलनेस का क्या मतलब है? ऑयलनेस का मतलब होता है तेलीयता या स्निग्धता, अभी कहीं कहीं लिखता है। इसका मतलब होता है कि हमारे लुब्रिकेंट में कितना चिपचिपापन है। किसी भी देखिए लुब्रिकेंट में जितना ज्यादा चिपचिपापन होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस सरफेस पर डालेंगे चिपचिपापन बना रहेगा तो अच्छे से लुब्रिकेटिंग होता रहेगा। ठीक है, तो ये चिपचिपापन से मतलब होता है। फायर पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा लुब्रिकेंट आग पकड़ ले फायर पॉइंट कहलाता है। फ्लैश पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा लुब्रिकेंट वाष्प के रूप में उड़ना शुरू कर दे, लुब्रिकेंट क्या गर्म होकर के भाप बनना शुरू कर दे, वाष्प के रूप में उड़ना शुरू कर दे, वो उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। अब बचा क्या? पोर पॉइंट। मैंने इसी को बताया था कि वह निम्नतम तापमान जिस पर हमारा क्या हो, जिस पर हमारा स्नेहक बह सके आसानी से। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा भी कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में भाई किस टेम्परेचर पर? तो यही तापमान की सेम बात होती है ना 4 पॉइंट वाले में, कि जिस तापमान पे वो आसानी से बह सके, गाढ़ा होने के बाद भी वह तापमान पे आसानी से बह सके। जैसे कि बर्फ के कारखाने वगैरह हैं तो वहां पे हम लोग जो स्नेहक यूज करते हैं तो वही यूज करते हैं कि जिसका 4 पॉइंट कम हो, कम से कम तापमान पर बह सके, जमे ना। अगला क्वेश्चन है क्लच का नाम क्या है? यहाँ पे एक क्लच दिखाया गया और इसका नाम पूछ रहा है। कई बार इसके पार्ट के नाम भी पूछ लेता है। जो जब बाहर वाला होता है ना इसको आउटर पीस कहते हैं।
या आउटर पीस कहलाता है। जो अंदर वाला पार्ट है या इसको इनर पीस कहते हैं, इनर पीस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो गोल गोल बॉल जैसा दिख रहा है ना, ये हमारा काउंटर वेट होता है। क्या होता है? काउंटर वेट होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे लंबा सा केला जैसा दिख रहा है आपको, तो ये वाला जो है ना, और ये बाहरी सरफेस है, ये अभी से टच नहीं कर रहा। जब ये गति में आता है ना, तो काउंटर वेट जो है, मतलब जब ये गति कर, अंदर वाला पार्ट जब गति करने लगेगा, यहाँ साफ लगी होगी, जब गति में आएगा तो क्या होगा, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये बाहर को फैलने की कोशिश करेगा इस वेट की वजह से। तो यह वेट क्या होगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो वेट बाहर की तरफ जाएगा। जब बाहर की तरफ जाएगा तो यह फैल जाएगा और यह वाला हिस्सा फिर इससे संपर्क कर जाएगा। तो यह जो हिस्सा है ना, इस पे क्या होता है, इस पे कटा होता है, फ्रिक्शन लाइनें बनी होती है, तो यह इससे संपर्क कर जाएगा और इसके साथ फंस जाएगा और इस बाहरी पार्ट को भी घुमाने लगेगा। फिर जैसे ही स्पीड कम होगी, फिर यह क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, फिर यह वापस सिकुड़ जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, क्लच ओपन हो जाएगा। इसका यूज किया जाता है आपका स्कूटी में। कहां यूज किया जाता है? स्कूटी में। अगर दो पहिया, जो कम शक्ति की दो पहिया वाहन होता है, जैसे स्कूटी का देख लीजिए, स्कूटी में आप देखें उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है। जैसे बाकी हमारे बाइक वगैरह में गियर वगैरह चेंज करने के लिए क्लच दबाना पड़ता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्लच होता है, इसमें डायरेक्ट हम अलग से हाथ से मतलब दबाने के लिए क्लच नहीं दिया होता। इसमें ब्रेक दोनों हाथ से दबा लेते हैं। जब आप एक्सीलेटर डाउन है, स्कूटी चालू है, लेकिन आपकी स्कूटी आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि यह जब धीरे कम स्पीड में घूमेगा तो यह सेंट्रीफ्यूगल वेट इसका कम हो जाएगा और यह इस समय भारी पहिए को छोड़ रखा है, इंजन इसका छोड़ रखा है। पर जैसे आप स्कूटी का स्पीड बढ़ाते हैं तो इसका इनर पार्ट तेजी घूमने लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बॉल बाहर की तरफ ढकेलती है। जब ढकेलेगी तो यह वाला जो पार्ट है ना, इस पे यहाँ ऊपर होता है रबिंग सरफेस। इस ऊपर जो इस पार्ट पे होता है ना, यह इतना पार्ट, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, क्या कहते हैं इसको? रबिंग सरफेस बोलते हैं। फ्रिक्शन वाला सरफेस है ना, रबिंग सरफेस होता है। तो यह क्या होता है, यह बॉल बाहर को ढकेलेगी और यह इससे कनेक्ट हो जाता है, फिर आपकी स्कूटी चलने लगती है। फिर स्कूटी को जब रोकना होता है, हम तुरंत क्या एक्सीलेटर कम कर देते हैं। एक्सीलेटर कम करते ही उसके अंदर वाले पार्ट की गति कम हो जाएगी, गति कम होते फिर बाल नजदीक नजदीक आ जाएगी और फिर बाहरी पार्ट को छोड़ देता है, इसलिए आपकी स्कूटी फिर रुक जाती है। तो स्कूटी वगैरह में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से ही क्लच वाला सेंट्रीफ्यूगल क्लच ही यूज किया जाता है स्कूटी वगैरह में। ठीक है, या जो मोपेड वगैरह आते थे उसमें भी यही यूज किया जाता है। तो यह कौन सा हो गया हमारा? सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो गया। कम शक्ति के दोपहिया वाहनों में, स्कूटी वगैरह में यही यूज किया जाता है। एयर क्लच, यह वाला देखिए, एयर क्लच है हमारा। एयर क्लच में पहले भी हम लोग की बात हो चुकी है कि एयर क्लच में कोई भी मैकेनिकल समायोजन नहीं होता है। कोई भी हमारा मतलब जो जुड़ने के लिए क्लचों को, उसमें किसी प्रकार का मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है। इसमें हम लोग वायु के प्रेशर के द्वारा कांटेक्ट करते हैं। एयर क्लच है, एयर क्लच मतलब वायु दाब, इसलिए इस वाले क्लच में वायु का प्रेशर बराबर बना होना जरूरी है। वायु का प्रेशर बना रहेगा तभी क्लच जुड़ेगा। वायु का प्रेशर जैसे ही छोड़ेंगे, क्लच हमारा क्या होगा? ओपन हो जाएगा। कोन क्लच क्या है? तो यह फ्रिक्शन क्लच के अंतर्गत ही आता है। यह हमारा कोन क्लच का फिगर है। यहाँ पे एक पार्ट पर कोन का जो है प्रोजेक्शन बना दिया जाता है और दूसरे पार्ट पे कोन के आकार का छिद्र बना दिया जाता है। यह इसके अंदर जाता है तो इसके और इसके आपस में फ्रिक्शन की वजह से इस पार्ट को घुमाने लगता है, इसलिए इसको कोन क्लच के अंतर्गत आता है, क्योंकि कोन की आकृति भी है। ठीक है, लास्ट है हमारा क्या? ओवर राइडिंग क्लच। जहां पर हमें आंतरिक पार्ट को तेज गति में घुमाना हो, वहां पे ओवर राइडिंग क्लच यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवर राइडिंग क्लच का फिगर है। यहाँ पे क्या होता है, ये चीज मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं कि इसका देखिए, इसमें यह वाला इनर पीस है, लिखा हुआ है ना, यह वाला इसका पार्ट इनर पीस है। यह इसका बॉल हो गया जो स्टील वगैरह का रहता है, यह इसका आउटर पीस हो गया। जैसे उसमें था सेंट्रीफ्यूगल क्लच में, उसी टाइप से यह भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें क्या होता है, जब हमारा यह वाला पार्ट देखिए किधर को क्लॉकवाइज घूम रहा है, इनर वाला हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब क्या होगा, जब क्लॉकवाइज घूमेगा, पहले यह बॉल यहाँ पे रही होगी, बॉल कहाँ रही होगी? यहाँ रही होगी। दोनों के बीच में गैप था। इनर पीस तो घूमेगा, लेकिन आउटर पीस दोनों, इनर पीस आउटर पीस दोनों अलग थे। पर जब आप क्लॉकवाइज घुमाए, जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो बॉल तुरंत पीछे की तरफ चली जाएगी और यहाँ पीछे आके टकरा जाएगी, दोनों में चिपक जाएगी, यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, जाम हो जाएगी। यह वाली बॉल भी पीछे, सब बॉल पीछे चली जाती है और यह दोनों क्या होते हैं, इनर वाला पार्ट और आउटर वाला पार्ट दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और बाहरी पार्ट को, बाहरी पीस को, आउटर पीस को घुमाने लगता है। पर जैसे ही हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज आप इसे घुमाओगे तब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे यह जो हमारी बॉल है पहले इधर भाग रही थी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बॉल यहाँ भाग करके आ जाएगी। सभी बॉल ऐसे यहाँ यहाँ भाग करके आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच का आपका कनेक्शन टूट जाएगा और वो क्लच आपका ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है स्नेहक का उपयोग क्या है। स्नेहक हम किस लिए, लुब्रिकेंट हम किस लिए यूज करते हैं। आपसे बार बार बात हुई कि भाई कहीं दो पार्ट जो स्लाइड करने वाले पार्ट हैं, कोई भी पार्ट आपस में टकराव में आ रहे हैं, तो उन पार्टों के बीच में हम लोग क्या लुब्रिकेंट डाल देते हैं, जिससे कि उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए। क्या कम हो जाए, फ्रिक्शन। क्योंकि भाई अगर आप लुब्रिकेंट यूज नहीं करोगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत आएगी, आपके पार्ट जल्दी घिस जाएंगे, आपकी मशीन में टूट फूट होगी, आपका खर्चा ज्यादा आएगा। प्लस दूसरा चीज कि मान लीजिए आपने मशीन को पावर कितना दिया, 100 का पावर दिया और आपको मिल कितना रहा है, 70 ही मिल रहा। क्यों, क्योंकि आपने 100 दिया लेकिन हमें आउटपुट के रूप में 70 इसलिए मिला कि कुछ जो शक्ति थी उसकी, जो हमने पावर दी वो कहां खर्च हो गया, क्योंकि पार्ट जो मशीन के पार्ट थे वो आपस में फ्रिक्शन कर रहे थे, तो वो फालतू में फ्रिक्शन में भाई जो नुकसान में दोनों पार्ट आपस में घिस करके पार्ट घूमने के चक्कर में आपस में फ्रिक्शन कर रहे थे, तो जो नुकसान, वो तो नुकसान चला गया हमारी शक्ति में, उससे तो हमें कोई फायदा होगा नहीं। मशीन के पार्ट आपस में फ्रिक्शन करके तो हमें क्या फायदा होगा, तो हमारा पावर वहां नुकसान में चली जा रही थी। तो उससे क्या होता है, आपको मालूम है कि जो हमने दिया मशीन को, जो हमने पावर मशीन को दी वह कहलाता है इनपुट। क्या कहलाता है हमारा, इनपुट कहलाता है, इनपुट, और जो मिला हुआ आउटपुट। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है यही हमारा क्या होता है, इफिशियंसी या दक्षता होता है। क्या होता है, इफिशियंसी या दक्षता होता है। लेकिन अगर हम इनपुट जितना दे रहे हैं अगर उतना आउटपुट मिल जाए तो माना जाएगा कि दक्षता क्या है, 100% है। लेकिन अगर आउटपुट कम मिलेगा तो दक्षता कम हो जाती है। तो दक्षता कम किस वजह से होती है, उसी फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन हमारा नहीं होता पार्ट में तो पूरा का पूरा जितना देते उतना हमें मिल जाता, दक्षता पूरी मिल जाती मशीन की। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब मशीन चलाते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसकी दक्षता घट जाती है। तो हम लोग मशीन में क्या लुब्रिकेशन यूज कर दिए। मान लीजिए पहले हम इनपुट दे रहे थे 100, हमें मिल रहा था 70, तो इसका हमें दक्षता कम मिलेगी। अब हमने क्या किया, लुब्रिकेंट यूज कर दिया, तो जो पार्ट आपस में फ्रिक्शन कर रहे थे उसमें जो हमारी पावर खर्च हो रही थी अब वो बच जाएगी। पता चला हम 100 देंगे अब हमें 90 मिलेगी। अब दक्षता क्या हुआ, पहले 0.7 इसकी दक्षता थी, अब क्या हो गया 0.90 हो गई, या कह लीजिए 70% दक्षता थी, अब हमारा 90% दक्षता हो गई। तो मतलब हमने लुब्रिकेंट जब यूज किया तो उनके पार्टों के बीच में फ्रिक्शन कम हो गया, जिससे हम जो पावर दे रहे थे हमें लगभग उतना मिलने लगा। तो इस तरह से हमारी मशीन की दक्षता बढ़ गई, इफिशियंसी बढ़ गई। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी सही है, बेहतर मशीन दक्षता के लिए। घर्षण बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं भाई, फ्रिक्शन हम लोग स्नेक तो यूज करते हैं घर्षण को कम करने के लिए, बढ़ाएगा कहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला करा एक्ट के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम दे। देखिए यह कौन सा है भाई, डेली वाला है, डेली, वीकली, मंथली, और यह हमारा जो लास्ट में पूछ रखा है कौन सा वाला है, शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन एबव। ठीक है, आवृत्ति के लिए निर्धारित होता है, तो यह वाला हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला कह रहा है क्लच का नाम क्या है, कौन सा वाला, अभी जस्ट हमने पीछे देखा था कौन क्लच, इसके बारे में बात भी हुई थी। एयर क्लच का फिगर यह वाला है, इसके बारे में भी अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया है, ज्यादा देर नहीं हुआ है इसलिए दोबारा बात नहीं करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसके बारे में भी हम लोगों की बात हो चुकी है और मैंने सारे पार्ट के नाम भी बताए। यहाँ आप एक बार और देख लीजिए। रबिंग सरफेस जो फिक्शन करता है, यही हमारा क्या होता है, बाहर को जाकर के चिपक जाता है, जो मैं आपको बता रहा था। बाकी सेंट्रीफ्यूगल वेट यही है, जो जब हमारा इनर पार्ट गति करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और बाहर की तरफ खींचेगा। जब बाहर की तरफ जाएगा तो यह वाली जो रबिंग सरफेस प्लेट है यह आउटर प्रेस से टकरा जाती है और यहाँ पे फ्रिक्शन लाइनें बनी होती है, जिससे ये दोनों आपस में फ्रिक्शन करके बाहरी पार्ट को घुमाने लगते हैं। इनर पीस, यह वाला इनर पीस है हमारा, यह हमारा सेंट्रीफ्यूगल वेट है और यह हमारा आउटर पीस है। तो यह मैं आपको अभी जस्ट पीछे बताया था। अब यहाँ पे नया क्या दिखा हमें, डॉग क्लच। हालांकि अभी पीछे के पार्ट में बात हो चुका है। डॉग क्लच क्या होता है, कुछ इस टाइप से, इसमें एक तरह से दांते टाइप के कटे होते हैं ना, तो जो दांते वाले ये पॉजिटिव क्लच के अंतर्गत आते हैं, मतलब हम जितना पावर एक साथ से देंगे दूसरे पे पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, तो यह पॉजिटिव क्लच के अंतर्गत आता है, धनात्मक क्लच के अंतर्गत ना। डॉग क्लच हमारा लगभग 150 मीटर प्रति मिनट पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, यह इसमें क्या होता है ना, इनमें दांते कटे होते हैं, इसलिए जब ये क्लच जुड़ते हैं तो हमारे उसमें प्रोसेस में झटका लगता है सिस्टम में। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्या, तो उसमें झटका लगता है कि हमारा किस टाइप का होता है, दांते कटे होते हैं। और इसको हमें जोड़ने के लिए मशीन को स्थिर अवस्था में रहेगी तभी चलते हुए, जब मशीन स्थिर अवस्था में आती है तब दोनों को कनेक्ट करते हैं हम लोग। इसको स्ट्रेट क्लच भी कहते हैं। देखिए डॉग क्लच का एक और नाम है स्ट्रेट क्लच, स्ट्रेट क्लच। एक्ट के रूप में चिन्हित इस पॉकेट का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, इस पॉकेट बना हुआ है इधर और इधर, और उस पर चेन चढ़ा हुआ है, या चेन ड्राइव का फिगर दिखाया गया है। तो यह जो ऐसे दांते कटा होता है गियर टाइप का ना, इसको स्प्रॉकेट व्हील कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रॉकेट व्हील, स्प्रॉकेट व्हील। दोनों साइड ना, यह और यह दोनों स्प्रॉकेट व्हील कहलाएंगे। और इस पर यह चेन चढ़ी हुई है, यह क्या है हमारा, यह हमारा चेन है। इधर जो चलाता है, जो छोटा वाला जो रहता है ना, अक्सर जो छोटा वाला रहता है हमारा दोनों में, चाहे गियर हो चाहे चेन वाला हो,
इसमें स्प्रॉकेट व्हील कहलाएगा, और गियर में गियर कहलाएगा। तो जो छोटा गियर होता है या छोटा स्प्रॉकेट व्हील होता है वही हमारा ड्राइवर का काम करता है। ड्राइवर मतलब जो चलाए, ड्रिवन का मतलब जो उसके द्वारा चले। यह वाला हमारा क्या कहलाता है? ड्रिवन कहलाता है। ड्रिवन का मतलब चलित होता है और ड्राइवर का मतलब चालक होता है। ठीक है, तो ड्राइवर मतलब जो घुमाए, जैसे दो शाफ्ट है तो यह मेन होगा, यह घुमाएगा और यह इसके भरोसे चलेगा, तो ड्रिवन कहलाएगा। चलित कहेगा कि यह चल रहा है और घुमा कौन रहा है? चालक कौन है? तो घुमाने वाला यह है, मतलब मेन यह है। इस पे यह मशीन पे समझ लीजिए, अगर इंजन है, एक डीजल इंजन हो गया, एक चारे वाली मशीन हो गई। डीजल इंजन से आपने चारे वाली मशीन पे आपने एक तरह से चढ़ा दिया क्या? बेल्ट, तो चालक चलित कौन सा होगा? तो डीजल इंजन चला रहा है तो डीजल इंजन की जो पुली होगी वह चालक कहलाएगी, और उससे चल कौन रहा है? चारे वाली मशीन चल रही, तो जो चारे वाली मशीन की पुली होगी वो ड्रिवन कहलाएगी, चलित कहलाएगी। वैसे ही यहाँ पे है कि यह मेन चला रहा है, यह समझ लीजिए डीजल इंजन पे लगा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। ठीक है, तो डीजल इंजन पे लगा तो यह चालक वाला हो गया, ड्राइवर वाला हो गया, और उससे यह वाला चल रहा है तो यह चलित हो गया, ड्रिवन हो गया, और ये हमारा चेन हो गया। ठीक है, जॉकी क्या होता है? तो देखिए यह वाला जो यहाँ पे एक्स के रूप में पूछ रखा था, यही हमारा क्या कहलाएगा? जॉकी स्प्रॉकेट कहलाएगा। ठीक है, जॉकी स्प्रॉकेट क्यों बोलते हैं? चेन में तनाव को बढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग जॉकी पुली यूज करते थे, बेल्ट के तनाव को बढ़ाने के लिए जॉकी पुली यूज की जाती थी, वैसे ही हमारा क्या होता है, यहाँ चेन में तनाव बढ़ाने के लिए जॉकी स्प्रॉकेट करते हैं, इसे दबाते थे, चेन में तनाव बढ़ता है। एक चीज और जानना होता है कि दोनों स्प्रॉकेट के बीच जो हमारी दूरी होती है ना, वो चेन, जैसे एक चेन से दूसरे चेन के बीच की जो दूरी है वो पिच कहलाएगा। तो चेन के पिच का कम से कम इनके बीच में 40 गुना दूरी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे इसको पूछा था, क्या हो जाएगा? जॉकी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जॉकी स्प्रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए वही सेंट्रीफ्यूगल वाला पूछ लिया मैंने अभी, सॉरी हाँ सेंट्रीफ्यूगल वाला पूछ लिया ना, जो स्कूटी में यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया ही था कि भाई यह आपका आउटर पीस होता है, यह आपका इनर पीस होता है, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल वेट होता है, इधर वाला हो, इधर दोनों क्या है? हमारा सेंट्रीफ्यूगल वेट है। इसी को पूछ भी रखा है, क्या होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल? इस फिगर को मैंने उधर ले रखा है, उसको देख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल वेट, हालांकि पीछे मैं बताया हूं। ठीक है, और रबिंग सरफेस कौन सा है? तो अगर इसको पूछता, यहाँ वाली को पूछता, तब इधर और इधर, ये दोनों हमारे क्या है? रबिंग सरफेस है, और ये दोनों हमारे सेंट्रीफ्यूगल वेट, ये दोनों रबिंग सरफेस, ये हमारा इनर पीस और ये हमारा आउटर पीस। वहां फिगर में भी आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्नेहन की विधि क्या है? यहाँ पे देखिए क्या है, एक गियर है हमारा, गियर को ऑयल के द्वारा, और गियर खुली ओपन गियर है, ओपन गियर है। जो क्लोज गियर होती है उसमें ज्यादातर हम लोग जैसे हेड स्टॉक हो गया, मिलेस मशीन की हेड स्टॉक में जैसे गियर होगी, तो जो क्लोज वाली गियर रहती है ना, उसमें ज्यादातर हम लोग स्प्लैश सिस्टम वाला यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन गियर है और कम गति से जब चल रहे होते तो इस पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक ऑयल कैन है और उसकी मदद से लुब्रिकेटिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, ऑयल कैन मेथड। कौन सा मेथड है? ऑयल कैन मेथड। भाई ये ऑयल कैन है, इसमें हम लोग ऑयल भर करके लुब्रिकेटिंग कर रहे हैं। ऑयल पंप मेथड मैंने बताया था आपको, फोर्स फीड या प्रेशर फीड में आएगा। जब लगातार लुब्रिकेटिंग करना तो एक पंप चलता रहता है जो तेल उठा करके लगातार बियरिंग वगैरह पे गिराता रहता है, वो ऑयल पंप वाला हो जाता है। ग्रेविटी फीड में हमारा कौन सा होता है? ग्रेविटी फीड में वीक फीड वाला, ऑयल कैप वाला, या सॉरी वो ऑयल कैप नहीं, ऑयल कप होता है, कप होता है, कैप नहीं कप होता है। ठीक है, तो ऑयल कप वाला, वीक फीड वाला, ये हमारा ग्रेविटी फीड में आता है। स्प्लैश फीड में तो यह वाला हमारा है। स्प्लैश फीड के अंतर्गत एक पार्ट यहाँ पे रहता है जो तेल में टकरा करके छिटक करके स्नेहन करता है, या फिर इसी में हमारा रिंग ऑयलिंग वाला भी स्प्लैश फीड के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, और आज के वीडियो में इतना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।